दोस्तों, नेपाल होगा अखंड भारत का नया राज्य। चीन और अमेरिका की कोई चालाकी काम नहीं आई, दोनों हाथ मलते ही रह गए। जी दोस्तों, यदि आज से ठीक 75 साल पहले भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी यदि नेपाल की राजा त्रिभुवन विक्रम की जो है ऑफर को मान लेते, प्रस्ताव को मान लेते भारत में नेपाल के विलय को, तो आज यह स्थिति नहीं होती। न जेएनजी उग्र होता, न चीन और अमेरिका के हाथों की कठपुतली होता नेपाल। जी दोस्तों, जब चीन में 1949 में कम्युनिस्ट क्रांति हो चुकी थी, तब नेपाल के राजा त्रिभुवन विक्रम शाह ने पंडित नेहरू को यह ऑफर दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि क्यों ना नेपाल को भारत का एक प्रांत बना लिया जाए, नेपाल को भारत में मिला लिया जाए। चीनी क्रांति का असर पूरे क्षेत्र में बढ़ रहा था। 1950 में चीन ने तिब्बत पर भी कब्जा कर लिया था। इसी दौर में नेपाल भी राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा था। इन वैश्विक परिस्थितियों ने नेपाल की सुरक्षा को डामाडोल कर दिया था, जिसकी वजह से त्रिभुवन विक्रम शाह की चिंता बढ़ गई। उन्होंने तत्कालीन पीएम नेहरू को यह ऑफर दे दिया। दोस्तों, यह ऑफर देते ही नेहरू जी ने सिरे से खारिज कर दिया और कह दिया कि नेपाल एक देश है, संप्रभु देश है, और उसे एक अलग ही राष्ट्र रह देना चाहिए। दोस्तों, यदि ऐसा वो गलती नहीं करते तो शायद आज ये जेएनजी की इतनी भड़काऊ जो उनका हिस्सा वो नहीं होती, न वो चीन और अमेरिका के हाशिए पर आते। दोस्तों, अब जानते हैं कि नेपाल में भारतीय तिरंगा लहराया गया। साथ ही युवाओं ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री नेपाल में होना चाहिए, अन्यथा नेपाल का भारत में विलय हो जाए या नेपाल भारत का एक राज्य बन जाए। दोस्तों, जेएनजी की बढ़ास के बाद, जेएनजी के उपद्रव के बाद, जेएनजी के आक्रोश के बाद एक नई अंतरिम सरकार का गठन हुआ और प्रधानमंत्री बनती है सुशीला कार्की। दोस्तों, सुशीला कार्की का भारत से अटूट संबंध रहा है। वह डीयू की स्टूडेंट रही है। दोस्तों, जब वो प्रधानमंत्री बनी तो भारत के प्रधानमंत्री और सुशीला कार्की के बीच में कुछ देर बात हुई। उसमें यह निकाला जा रहा है कि क्या बात हुई। तो दोस्तों, ये उसका निष्कर्ष है कि या तो भारत में विलय हो जाए नेपाल का, या नेपाल भारत का एक राज्य बन जाए, या नेपाल में ऐसी सरकार आए जो कि भारत के साथ दोस्ताना संबंध रख पाए। दोस्तों, अब आपको बताएं कि नेपाल में जो प्रतिबंध को लेकर भारत के पड़ोसी देश नेपाल में भारी हिंसा हुआ, विरोध प्रदर्शन के बाद जेएनजेड संगठन ने 65 घंटे में सरकार का तख्ता पलट कर दिया और वहां का जो शासक था ओली, वो सरकार के आदेश छोड़कर भाग गया। इंटरनेट मीडिया पर प्रतिबंध को लेकर भारत के पड़ोसी देश नेपाल में संविधान को खतरे में डाल दिया। जेएनजेड संगठन ने 65 घंटे में ही सरकार का तख्ता पलटकर रख दिया। विधानसभा से लेकर संसद भवन को भी आग के हवाले कर दिया गया। इसी बीच नेपाल के लोगों व युवाओं के द्वारा नेपाल के कई जगहों पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद का नारा लगाते हुए देखा गया और वहां पर भारत का तिरंगा झंडा भी लहराया गया। दोस्तों, जेएनजेड के बीच पीएम मोदी का बड़ा ही क्रेज है। वो बोले उनके जैसा नेता ही कर सकता है बदलाव। नेपाल में केपी शर्मा ओली सरकार के खिलाफ भड़के आंदोलन के बाद नेपाल के लोगों ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे नेता के हाथों में देश की बागडोर देने की मांग की है। नेपाल के लोगों ने बातचीत में देश के सामने मौजूद चिंताओं, उम्मीदों और दृष्टिकोण पर ही अपना पक्ष रखा। नेपाल में 35 घंटे तक चले सरकार विरोधी आंदोलन से संतुष्ट लोगों ने कहा कि नेपाल को पीएम मोदी जैसे नेता की दरकार है जो देश के कल्याण को प्राथमिकता दे। पीएम मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में भारत ने उल्लेखनीय बदलाव किए जो कि नेपाल ने भी देखे हैं और वो चाहता है कि वो भी वैसी प्रगति नेपाल में देखना चाहते हैं। फिलहाल के लिए छोटी अवधि की सरकार बेहतर होगी, जिसके बाद बाकायदा चुनाव कराए जा सकते हैं। अन्यथा उनकी एक ही मांग है कि क्यों ना भारत में ही नेपाल का विलय कर दिया जाए। देश को एकजुट रखने वाले पीएम की जरूरत है। युवाओं ने कहा कि या तो हमारे यहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा हो, या नरेंद्र मोदी के अंदर ही
जो उनका शासन है उसके अंदर ही हमारे नेपाल का विलय हो जाए। कुछ युवाओं का मानना है कि युवा नेता ही देश को बदहाली से ऊपर उभार सकते हैं, लेकिन दोस्तों नेपाल को तत्काल ऐसे प्रधानमंत्री की जरूरत है जो देश को एकजुट कर सके, और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा ही हो सकता, उनका कहना है। इतना बड़ा आंदोलन हुआ और व्यक्तिगत या राजनीतिक विरोधाभासों पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय सभी नेताओं को मिल बैठकर देश के सामने मौजूदा असल मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए। अब दोस्तों आपको बात बताते हैं कि इसके बाद यदि ये मेल करता है, मिलता है, तो क्या होगा। आर्थिक लाभ। भारत की विशाल बाजार, मजबूत अर्थव्यवस्था में शामिल होने से नेपाल को आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे के विकास और रोजगार के अवसर मिलेंगे। राजनीतिक स्थिरता। नेपाल में अक्सर राजनीतिक अस्थिरता देखी जाती है। भारत के संघीय ढांचे के भीतर एक राज्य बनने से नेपाल को अधिक राजनीतिक स्थिरता मिल जाएगी। सुरक्षा। भारत की विशाल और सुसज्जित सेना का हिस्सा बनने से नेपाल की राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता सुनिश्चित होगी। नेपाल बना अमेरिका चीन जंग का नया अखाड़ा। क्या वाकई में ऐसा हुआ जिसने कि नेपाल में जैन जेड के बीच में आक्रोश पैदा कर दिया, वो भी जानना जरूरी है। दोस्तों जैन जी की हिंसक क्रांति का पूरा गठजोड़ आज हम जानेंगे। अमेरिका बनाम चीन का नया अखाड़ा बन चुका था नेपाल। अस्थिरता की चपेट में भारत का एक पड़ोसी मुल्क आ चुका था। नेपाल में शुरुआत सोशल मीडिया बैन के खिलाफ हुई, लेकिन जल्द ही भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शनों में बदल गई और अंततः प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा और वो देश छोड़कर भाग गए। ओली अब दुबई भागने की तैयारी में लग गए। दोस्तों मेन वजह क्या हुई, असल में सोशल मीडिया बैन से कुछ पहले नेपो किड कैंपेन चलाया गया था, जिसमें नेपाल के नेताओं के बच्चों की आलीशान जिंदगी और भ्रष्टाचार की कहानियां वायरल हुई थी। नेपाल ने पिछले 17 वर्षों में 14 सरकारें देखी है, जिनमें ज्यादातर गठबंधन की रही है। इस साल की शुरुआत में नेपाल में बादशाही राजशाही की बहाली की मांग को लेकर भी प्रदर्शन हुए थे, जहां जनता का कहना था कि सेक्युलर रिपब्लिक का प्रयोग असफल रहा है। नेपाल में यह विरोध भी उसी पैटर्न पर चला। शुरुआत सोशल मीडिया बैन के खिलाफ हुई, लेकिन जल्द ही भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शनों में बदल गई और अंततः प्रधानमंत्री केपी शर्मा को इस्तीफा देना पड़ा। यह अचानक उथल पुथल कई सवाल खड़े कर देती है, जैसे क्या सिर्फ एप्स पर बैन लगाना इतने खून खराबी का कारण हो सकता है, या नेपाल अब अमेरिका और चीन के बीच प्रॉक्सी वार का नया मैदान बन गया है। चीन और अमेरिका की खींचतान के बीच पिस रहा है नेपाल। जुलाई 2024 में चौथी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद से ओली लगातार चीन के करीब जाते दिखे और भारत जैसे पारंपरिक सहयोगी से दूर होते। शपथ लेने के बाद उन्होंने अपनी पहली विदेश यात्रा पर भारत की बजाय चीन का रुख किया, जबकि परंपरा हमेशा से भारत जाने की रही। चीन यात्रा के दौरान ओली ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग की महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI पर सहमति जताई और नेपाल को $40 मिलियन की वित्तीय मदद भी मिली। दोस्तों इसके अलावा लेकिन यह मदद चीन की उस दीर्घकालीन रणनीति का हिस्सा मानी जाती है जिसमें दक्षिण एशिया पर वर्चस्व स्थापित करना चाहता है। श्रीलंका पहले ही BRI कर्ज के बोझ तले दबकर 2022 में दिवालिया भी हो गया था, आपको पता होगा, और वहीं से राजपक्षे सरकार की विदाई हुई। दोस्तों इसके बाद पिछले 3 वर्षों में भारत के पड़ोस से बड़े भूभाग में राजनीतिक बदलाव देखने को मिले हैं। श्रीलंका का आर्थिक संकट, पाकिस्तान में इमरान खान की सत्ता से विदाई या बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन, हर जगह एक जैसी कहानी दिखी। बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और अंततः सरकारों को गिरना। अब इस लिस्ट में नेपाल का भी नाम शामिल हो गया, जहां सरकार द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बैन लगाने के कदम से बढ़ के विरोध प्रदर्शनों ने हिंसक रूप ले लिया और करीब 20 लोगों की जान भी गई। उधर अमेरिका लंबे समय से चीन के बढ़ते प्रभाव को लेकर चिंतित है। इसी साल ट्रंप प्रशासन ने मिलेनियम चैलेंज नेपाल कॉम्पैक्ट MCC को फिर से शुरू किया, जिसके तहत अमेरिका $500 मिलियन का अनुदान दे रहा है। यह योजना ऊर्जा और सड़क निर्माण के लिए है। यह सीधे चीन की BRI से टक्कर है। इसके अलावा ओली का चीन की विक्ट्री डे परेड में शामिल होना अमेरिका विरोधी खेमे में नेपाल की मौजूदगी का संकेत माना जाता है। दोस्तों मानना तो यहां तक जा रहा है कि बांग्लादेश की तरह नेपाल में भी अमेरिका की डीप स्टेट ने पर्दे के पीछे भूमिका निभाई है। नेपाल में प्रदर्शन इस साल तेज हो रहे हैं। जल्द अमेरिका फ्रेंडली राजशाही बहाल की जा सकती है, जिससे चीन फ्रेंडली सरकार हटाई जाएगी, ठीक वैसे ही जैसे श्रीलंका और बांग्लादेश में हुआ। नेपाल में हिंसा की टाइमिंग भी सवाल खड़ा करती है। भारत और अमेरिका के बीच खटपट के बीच और उसी वक्त जब ओली सितंबर में भारत यात्रा की तैयारी कर रहे हैं, उसी बीच
ये होता है दंगा, ये होता है फसाद, और अंत में होता है जेन जी के बीच मनमुटाव, जेन जी के बीच में आक्रोश। लेकिन दोस्तों, आपको जाते जाते एक सवाल जरूर छोड़ के जा रहे हैं, उसका जवाब आपको देना है कि क्या क्या ओली सरकार इतनी ज्यादा बेकाबू हो गई थी या बेकाम हो गई थी कि उसे देश छोड़ना पड़ा, या क्या नेपाल चीन और अमेरिका में का वाकई में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का नया खड़ा बन चुका है, जिसके भेंट नेपाल का युवा चढ़ गया है? क्या भारत में नेपाल का विलय कोई नई कहानी लिखेगा, या नेपाल में एक नई सरकार जो मोदी के जैसी हो, मोदी सरकार जैसी हो, क्या कुछ बदलाव लाएगी? दोस्तों, ये सवाल काफी है, लेकिन जवाब आपसे आने चाहिए। दोस्तों, जवाब से ही नए विचार उत्पन्न होते हैं और नए विचारों से नई एक कहानी का निर्माण होता है। धन्यवाद दोस्तों।